हाय दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और आप सभी का इस वीडियो में स्वागत कर रहा हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को अच्छी तरह से कर रहे होंगे। इसके पहले हमने प्रश्नावली 1A, 1B, 1C को अच्छी तरह से हल करवा दिए थे। यदि आप सब उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में रख देंगे, जाकर उस वीडियो को जरूर वॉच कीजिएगा। ठीक है, देखिए प्रश्नावली 1D वास्तविक संख्याएं का प्रश्न में क्या है, बहुविकल्पी प्रश्न। जैसा कि आप सबको पता है कि यूपी बोर्ड के अब 20 बहुविकल्पी आपसे पूछे जाते हैं, तो इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, बहुविकल्पी प्रश्न है, कर प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर दिए गए हैं, सही उत्तर छांट कर लिखिए। ठीक है ना, प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर दिए गए हैं, उनमें से कोई एक प्रश्न आपका सही होगा, उस पर आपको टिक लगाना है। ठीक है ना, कौन सा प्रश्न यानी कौन सा प्रश्न का कौन सा उत्तर सही है। ठीक है, कह रहा है कि धन पूर्णांक, पहला प्रश्न आपके पास है धन पूर्णांक। पूर्णांक के बारे में हमने लेक्चर 1 में बताया था, जाकर अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो लेक्चर 1 जाकर जरूर देखिएगा, पूरी की पूरी संख्या के बारे में हमने पढ़ाया है। ठीक है, कह रहा धन पूर्णांक 6a+5 से ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक होगा। देखिए सभी प्रश्न का जो रफ होगा हम यहाँ पर उसका रफ कर देंगे समझाने के लिए आप सबके लिए। ठीक है, यहाँ पर सभी प्रश्न का हल यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, कर धन पूर्णांक 6a+5 से ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक होगा। तो देखिए धन पूर्णांक क्या है, 6a+5, इसमें जो है यही आपके पास क्या है, धन पूर्णांक यानी धनात्मक पूर्णांक है। इससे जस्ट पहले आने वाला पूर्णांक क्या होगा, तो इसके जस्ट पहले 5 से पहले आने वाला पूर्णांक यानी 5 से घटा, अरे 5 में से घटा दिए कितना आएगा, 4। तो 5 से पहले आने वाला पूर्णांक क्या होगा, 4 होगा। इसका मतलब कि 6a+5, इसमें से एक घटा देंगे। पहले के लिए एक घटा दिया जाता है, बाद के लिए एक जोड़ दिया जाता है। तो पहले पूछा है तो घटा दीजिए 1, तो 5 में से 1 गया 4, यानी कि ये 6a+4 आपका ये क्या है, विकल्प सही है। तो 5a+4 नहीं हो सकता, 6a+4 यही विकल्प आपके पास क्या है, सही है। बाकी सब आपके पास गलत है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ बाद कहा होता तो 1 जोड़ते हैं। पहले पूछा है, पहले कहा है पहले आने वाला, तो 1 क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। 5 से पहले 1 आएगा, 5 के बाद 6 आएगा। अगर यहाँ पर 6a+4 दिया होता तो उसके पहले आने वाला 3 हो जाता और उसके बाद आने वाला 5 हो जाता। ठीक है, समझ गए होंगे आप सब। कह रहा है अपरिमेय संख्या है, कह रहा है इस 4 विकल्प में से हमें अपरिमेय संख्या के बारे में बताना है कि अपरिमेय संख्या क्या है। देखिए √25 है, अगर हम √25 को बाहर निकालेंगे तो 5 आएगा। जैसे कि 25 को 5 × 5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो बाहर कितना आएगा, 5 आएगा। तो ये परिमेय संख्या हो गया, ये नहीं होगा। देखिए 5 एक परिमेय संख्या है और √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। 5 एक परिमेय संख्या और 2 एक अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या की जो परिमेय संख्या में जोड़ा जाता है तो सदैव आपके अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। बाकी 81 बाहर आएगा तो 9 होगा। 5/3 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो इसका मतलब विकल्प आपके पास ये सही है। ठीक है, ये 81 का 81 बाहर आएगा तो 9 होगा। 5/3 परिमेय संख्या है। कह रहा है तीसरा प्रश्न, संख्या 4√3 है। कह रहा है कि संख्या 4√3 है, पूर्णांक है, परिमेय है, अपरिमेय है कि इनमें से कोई नहीं है। देखिए 4√3, पहले तो 4 एक परिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या में गुणा करें, जोड़ें, घटाएं, भाग दें तो सदैव आपके पास अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। इसका मतलब पूर्णांक नहीं होगा, परिमेय नहीं होगा और इसमें से क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, ये आपके पास 3 प्रश्न हल हो गया। अब अगले प्रश्न पर चलें। देखिए बहुविकल्पी प्रश्न का चौथा, 5वां, 6वां आप सबके पास है। कह रहा निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय संख्या होगी। कुल 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें बताना है कि कौन सी संख्याएं परिमेय संख्या होगी। तो सभी प्रश्न को हल यहाँ पर कर लिया जाए, जिसके वजह से हमने यहाँ पर लिखा हूँ रफ, यहाँ पर सब हल कर लिया जाएगा। ठीक है, देखिए √3 जो है,
√3 एक अपरिमेय संख्या है और √5 भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो जो अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से भाग दिया जाए, गुणा किया जाए, जोड़ दिया जाए, कुछ भी किया जाए तो अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। लेकिन हमसे क्या पूछा है, परिमेय संख्या, तो पहला तो नहीं होगा। दूसरा को हल कर लिया जाए, देखिए √5 प्लस √7 एक कोष्टक में और √5 माइनस √7 दूसरे कोष्टक में, ठीक है। इसको आप लोग हल करेंगे, गुणा करेंगे तो एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी। तो एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी, किसका सूत्र होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आप सबको पता होगा कि एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। या तो सिंपल सा गुणा कर दीजिए, इन दोनों का गुणा कर दीजिए तब भी आंसर आ जाएगा, या सूत्र पर करिए तब भी आंसर आएगा। तो a का मान क्या है √5, b का मान क्या है √7, ठीक है। तो यानी कि एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी, तो इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी √5 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर √ कट जाता है, स्क्वायर √ आपस में कट जाता है, तो बचेगा 5 माइनस 7 यानी कि -2, ठीक है। इसका -2 आएगा। और दिख रहा है और कोई संख्या है √2 गुणे √7, 2 भी आपके पास, √2 भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या, √7 भी क्या है आपके पास, एक अपरिमेय संख्या है। इन दोनों का गुणा करेंगे तो एक अपरिमेय संख्या ही आएगा। √12 को बाहर नहीं निकाल सकते हैं, जिसकी वजह से ये अंदर ही रहेगा, यानी कि कुल मिला जुलाकर यही आपके पास क्या है, एक परिमेय संख्या है। बाकी सब आपके पास क्या है, एक अपरिमेय संख्या। √12 भी यहाँ पर बाहर नहीं निकलेगा। देखिए √12 को अगर लिखा जाए तो √3 गुणे 4 क्या बाहर निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा। यानी कि विकल्प आपका कौन सा सही है, दूसरा विकल्प सही है, ठीक है। इसके बाद कहा निम्नलिखित में परिमेय संख्या है, कह रहा निम्नलिखित में परिमेय संख्या आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है, ठीक है। कह रहा है ये आपके पास दिया गया है, इसमें बताना है, कुल 4 विकल्प है। देखिए हमने इसके पहले बताया है कि अगर दशमलव के बाद कोई संख्या लिखा गया है, उसके बाद डॉट डॉट करके छोड़ दिया जाता है, तो ये अशांत अनुवर्ती का हो जाता है, ठीक है। तो ये दशमलव के बाद कुछ संख्या डॉट डॉट छोड़ दिया जाएगा, तो ये कन्फर्म आपके पास क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। √7 भी क्या है, ये आपके पास अपरिमेय संख्या है। देखिए दशमलव के बाद कुछ संख्या लिखा गया है, लेकिन उसके बाद कोई डॉट डॉट करके नहीं छोड़ा गया है, ठीक है। अगर यहाँ भी डॉट डॉट करके छोड़ दिया जाता है, इसे डॉट डॉट करके छोड़ दिया जाता है, तो ये आपके पास अपरिमेय संख्या हो जाता है। और इसके पहले मैंने बताया था कि √9 ये बाहर नहीं निकल सकता। अगर इसी को ऐसा लिखा होता 0.09 लिखा होता तो ये बाहर निकल सकता। इसका मतलब ये भी आपके पास क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, तो विकल्प कौन सा सही है, तीसरा विकल्प आपके पास क्या है, सही है। तीसरा विकल्प हम सही मार देते हैं, इधर मार देते हैं, ठीक है। तीसरा विकल्प आपके पास क्या है, सही है, ठीक है। इसके बाद कह रहा 98 के अभाज्य गुणनखंड होंगे, कह रहा 98 का अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो 98 का अभाज्य गुणनखंड कर लिया जाता है। 98 का अभाज्य गुणनखंड यहां पर देख लिया जाए तो पहले 2 से काटे, 2 चौका 8, 2 9 18। अब किससे कटेगा, 7 से, तो 7 7 49, फिर 7 से, तो इसका गुणनफल रूप क्या होगा 98 का 2 गुणे 7 गुणे 7, ठीक है। अब देखिए 2 तो एक ही बार है तो 2 को लिख दीजिए, लेकिन 7 कितनी बार है, 2 बार है, तो इसके पावर 2 घात कर दीजिए, ठीक है। 7 को 2 बार लिखा, 2 गुणे 7 गुणे 7 है, तो इसके यानी 7 2 बार आया है, तो 7 के 2 पावर कर सकते हैं। अब देखिए कौन सा विकल्प है इसमें मिल रहा है, 2 गुणे 7 के पावर 3, 2 गुणे 7 के पावर 3, ये नहीं होगा, 2 गुणे 7 के पावर 2, ये विकल्प आपका मिल गया। तो यही विकल्प आपके पास क्या है, सही है, बाकी सब आपके पास गलत है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपके पास चौथा, पांचवा, छठवां समझ में आया है। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। अब देखिए आपके पास प्रश्न संख्या 7, 8 और 9 है, इनको भी हल कर लिया जाए। कह रहा है 726 और 275 का मसप होगा। 4 विकल्प में से कौन सा विकल्प सही है हमें बताना है। तो पहले इसका मसप निकाल लेते हैं, किसका, 726 275। मसप निकालने
मसप मतलब एचसीएफ निकालने के लिए क्या किया जाता है, जो संख्या दिया जाता है उसका पहले अभाज्य गुणनखंड किया जाता है। तो इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं 726 है, उसके बाद 275 का 2 से काटें 2 तिहाई 6, इसके पास एक चला गया 2 छक 12 2 तिहाई 6। अब इस कटेगा 3 से, 3 एकम 3 3 दूना 6 3 एकम 3। अब कटेगा 11 से एक बार में, ठीक है। इसको काट लिया जाए, 3 से कटेगा 5 से कटेगा 5 पचे 25, इसके पास 2 चला गया 5 पचे 25, ठीक है। फिर 5 से काटे 5 के 5 5 के 5, फिर 11 से काटे, ठीक है। इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब इसका एचसीएफ निकालना है, किसका, इसका गुणनफल रूप तो पहले लिख लें। 726 का गुणनफल रूप क्या होगा, 2 गुणे 3 गुणे 11 गुणे 11, और 275 का कितना होगा, 275 का गुणनफल रूप 5 गुणे 5 गुणे 11, ठीक है। अब इसमें हम क्या ढूंढते हैं, कॉमन ढूंढते हैं कि कौन कौन कॉमन मिल जाएगा। 2 इसमें है, क्या 2 इसमें है, नहीं है, 2 को छोड़ दिया जाए। 3 इसमें है, क्या 3 इसमें है, नहीं, छोड़ दिया जाए। 11 इसमें है, 11 इसमें है, तो एक 11 तो मिल गया, ठीक है, एक 11 मिल गया। क्या इस 11 वाले का इसमें कहीं जोड़ा मिला, नहीं मिला। 5 इसमें, क्या 5 इसमें है, नहीं, तो कॉमन बस क्या है 11, तो 11 कॉमन है। तो 11 में इसमें देखिए दिया है एक, नहीं, 16 15 17 और 11, हाँ 11 यहाँ पर है, तो ये विकल्प आपके पास क्या हो गया, सही हो गया, ठीक है। अब कह रहा संख्या n स्क्वायर माइनस 1 जो है 8 से विभाज्य होती है, कह रहा है n स्क्वायर माइनस 1 8 से विभाज्य होती है यदि n 1 है। n का मान क्या रखा जाए कि 8 से विभाज्य हो जाए, पूर्णांक रखा जाए, प्राकृत संख्या रखा जाए, विषम संख्या रखा जाए कि सम संख्या रखा जाए। देखिए पूर्णांक का मतलब होता है ऐसी संख्या जो प्लस में हो और माइनस में हो, उसे पूर्णांक कहते हैं। प्राकृत संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या 1 से शुरू होकर अनंत तक चलती चली जाती है, प्राकृत संख्या होते हैं। विषम संख्या जो 2 से न कटे वो विषम संख्या, और जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाता है वो सम संख्या। तो इसमें n का मान क्या रखा जाए, तो ठीक है, पहले n का मान देख लिया जाए। n का मान क्या रखा जाए, n का मान 1 रखा जाए, 2 रखा जाए, 3 रखा जाए, 4 रखा जाए, 5 रखा जाए, ऐसे रखते चला जाए। तो n के स्थान पे क्या रखा जाए, पहले 1 रखा जाए। तो 1 का वर्ग देखिए दिया है, क्या दिया है, n स्क्वायर माइनस 1, तो n स्क्वायर माइनस 1। अब n का मान ये दिया गया, n का मान पारी पर रखें, 1 n के स्थान पे 1 रख दिया, वर्ग करेंगे तो 1, यानी 1 का वर्ग 1 माइनस 1, यानी कितना आएगा 0, 0 में भाग देंगे तो 0, ये तो चलो ठीक है। अब n का मान 2 रख लिया जाए, 2 का वर्ग माइनस 1, तो 4 माइनस 1 यानी 3, 3/8 विभाजित नहीं है। इसका मतलब n का मान तो न यह हो सकता है न यह हो सकता है। विषम संख्या रखकर चेक किया जाए, n का मान विषम संख्या रखकर चेक किया जाए। पहले विषम संख्या क्या आएगा, 3, 1 3 भी रख सकते हैं, 1 चलो 1 रख लिया जाए, 3 रख लिया जाए, 5 7, ये सब विषम संख्या रख लिया जाए। अब n के स्थान पे यहाँ रखें, इस सूत्र में n का मान 1 रखें तो चलो ये तो 0 आ गया। n का मान 3 रखें, n बराबर 3, तो n के स्थान पे 3 रखें, वर्ग माइनस 1 इसमें रखना है। 3 त्रिका 9, 9 में से 1 गया तो कितना बचेगा 8, 8/8, देखिए 8 से विभाजित है ना, 8/8 कट गया पूरी तरह से। अब n का मान क्या रखा जाए, n का मान 5 रखा जाए, तो इसमें रखें, इसमें n का मान क्या रखा 5, वर्ग है, वर्ग लगाते हैं, 1 दिया है तो 1 घटा देते हैं, तो 5 का वर्ग 25 माइनस 1 यानी कितना आ गया 24, ठीक है। तो 24/8, क्योंकि 8 से विभाजित करना तो बट्टे में 8 कर दिया, 8 त्रिक 24, यानी ये कट जा रहा है। इसका मतलब n का मान जो होगा न पूर्णांक होगा, न प्राकृत संख्या होगा, न सम संख्या होगा। सम संख्या भी रखेंगे तो नहीं आएगा। जैसे मतलब सम संख्या 4 रख लीजिए, 4 का वर्ग माइनस 1 तो 16 माइनस 1 यानी कि 15/8 नहीं कटेगा। तो इसका मतलब n का मान क्या होगा, एक विषम संख्या होगा, ठीक है। तो n का मान विषम संख्या रखेंगे तभी कटेगा, अन्यथा n का मान न पूर्णांक रखा जाए, न प्राकृत संख्या रखा जाए, न सम संख्या रखा जाए, n का मान विषम संख्या पे ही आएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आपको समझ में आया।
आप कह रहा है यदि 65 और 117 के एचसीएफ को 65 यम माइनस 117 के रूप में दर्शाया व्यक्त किया जा सके तो यम का मान बताना। यम का मान क्या होगा यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर इसको लगा दे रहा हूँ। देखिए कह रहा है कि दिया है 65 यम माइनस 117 के रूप में किया जा सकता, यानी 65 और 117 का एचसीएफ क्या दिया है, 65 यम माइनस 117 के रूप में दिया गया है। कह रहा है कि 65 और 117 की एचसीएफ, यानी 65 और 117 का जो एचसीएफ आएगा वो बराबर है 65 यम माइनस 117 के। तो 65 और 117 का एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो एचसीएफ निकालने के लिए सबसे क्या किया जाता है, इसका अभाज्य गुणनखंड। तो 65 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो इससे पहले 30 से काटे नहीं कटेगा, 5 से काटें, 5 के ना 5, 5 तिहाई 15, फिर 13 से काटें तो कट गया। अब इसका 117 का देखें, 117 का तो 3 से काटें, 3 तिरिका 9, 2 बचेगा 27, 3 9 27, फिर 3 से काटें, 3 का 3, 3 तिरिका 9, फिर 13 से काटें, ये आ गया आपके पास। तो इसका एचसीएफ क्या होगा, 65 का गुणनफल रूप 5 गुणे 13 और 117 का गुणनफल रूप 3 गुणे 13। अब देखिए इसमें 5 इसमें है क्या, 5 इसमें है नहीं, 13 इसमें है, 13 इसमें है, तो 13 तो उभयनिष्ठ मिल गया, ठीक है, 13 उभयनिष्ठ मिल गया। 3 इसमें क्या, 3 इसमें है नहीं, 3 इसमें क्या, 3 इसमें है नहीं, यानी कि इसका एचसीएफ कितना आएगा, 13 आएगा। इसका एचसीएफ 13 आ गया, ठीक है। इसका एचसीएफ 13 आ गया। यहाँ से यम का मान निकालिए, 65 यम, ये प्लस में जाकर क्या हो गया, ये माइनस में जाकर प्लस में हो गया, ठीक है। अब यहाँ से इसका देखिए 65 यम, इसको जोड़ लीजिए, 7 3 10, 1 1 2 और 1 3 और 1, ठीक है, 130। तो 65, देखिए यम का मान अगर रोका जाए तो कहाँ चला जाएगा, बट्टे में, तो यम बराबर 130 बट्टे में 65, तो 65 दूना 130, तो यम का मान कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया है। तो इसमें कौन सा विकल्प सही है, दूसरा, ठीक है, 2, ठीक है। एक बार और इसको समझ लिया जाए। कहा यदि 65 और 117, यानी 65 और 117 के एचसीएफ को, यानी 65 और 117 का जो एचसीएफ निकला है वो किसके बराबर है, 65 यम माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया गया है, यानी 65 और 117 का एचसीएफ 65 यम माइनस 117 के बराबर दिया गया है। तब यम का मान निकालिए। तो हमने क्या किया है, 65 और 117 का जो एचसीएफ आया वो इसके बराबर रख दिया। अब यहाँ से ये माइनस रख क्या हो गया, प्लस, तो यम का मान क्या मिल गया, 2 मिल गया। ये विकल्प आपका क्या है, सही है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया है। अगले प्रश्न पे चलें। अब देखिए प्रश्न संख्या 10, 11 और 12, ठीक है। इन सभी के विकल्प आपके पास दिए गए हैं और यहाँ पर खाली स्थान छोड़ा गया है इन प्रश्न को हल करने के लिए। तो कह रहा है कि वह सबसे बड़ी जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त हो, ठीक है ना, इस बात को ध्यान दीजिएगा। कह रहा है सबसे बड़ी प्राप्त करना है जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर शेषफल प्राप्त, और शेषफल क्रमशः 5 और 8 प्राप्त हो रहा है। कह रहा है सबसे बड़ी संख्या प्राप्त करना है जिसे 70 और 125 में जब भाग दें तो शेषफल कितना प्राप्त हो, 5 और 8 प्राप्त हो, ठीक है। तो 70 में कितना शेषफल प्राप्त हो रहा है, 5, और 125 में कितना शेषफल प्राप्त हो रहा है, 8, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 70 में से 5 घटा देंगे और 125 में से 8 घटा देंगे। अगर 70 में से 5 घटा देंगे तो 70 में 5 ही शेषफल प्राप्त हो रहा है ना, अगर घटा देंगे तो शेषफल बचेगा ही नहीं। और 125 में से 8 घटा देंगे तो 125 में 8 शेषफल प्राप्त हो रहा है, जब घट जाएगा तो वो शेषफल बचेगा ही नहीं। जितना आएगा उन सभी को हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या पूछा गया है इसलिए वहां पर हम एचसीएम निकालते हैं, और सबसे छोटी संख्या के लिए हम एलसीएम निकालते हैं। इस बात को ध्यान देना, सबसे बड़ी संख्या के लिए हम क्या निकालते हैं, एचसीएफ, और सबसे छोटी संख्या के लिए हम निकालते हैं एलसीएम। या कहीं पर पूछ लिया अधिकतम संख्या के लिए तो एचसीएफ और न्यूनतम संख्या के लिए एलसीएम। इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बड़ी संख्या के लिए एचसीएफ, छोटी संख्या के लिए एलसीएम, अधिकतम संख्या के लिए आपके पास एचसीएफ और न्यूनतम संख्या के लिए आपको एलसीएम,
ठीक है ना, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ये निकाला जाता है। तो हम क्या करेंगे, 70 में से 5 घटाएंगे और 125 में से 8 घटाएंगे, जितना आएगा उसका हमें बड़ी संख्या पूछा गया है तो HCF निकाल देना है, वही आपके पास आंसर हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या मिलेगा। तो क्या करें, सबसे पहले 70 में से 5 घटाएं और 125 में से 8 घटाएं, क्योंकि शेषफल प्राप्त हो रहा है ना, अगर घटा देंगे तो शेषफल प्राप्त नहीं होगा। तो 70 में से हम क्या घटाएं, 5 घटाएं, तो कितना प्राप्त होगा, देखिए 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचेगा 6, 65। और यहाँ पर 125 में से क्या घटा दें, 8 घटा दें, तो 15 में से 8 गया 7, यहाँ बचा 1 और 1। अब यहाँ पर क्या करें, 65 का गुणनफल रूप प्राप्त करें, तो 3 से काटें, 3 एक नम 3, 3 बचे 15, सॉरी 3 दूना 6 ना, 3 से नहीं कटेगा, 5 से काटें, 5 के नम 5, 5 तिहाई 15, फिर 13 से 1, ठीक है। अब यहाँ पर घटाने कितना है, 170, तो 170 का गुणनफल रूप देखिए अब कटेगा 3 से, 3 3 9, 3 9 27, फिर 3 से, 3 का 3, 3 3 9, अब 13 से। 65 का गुणनफल रूप क्या मिला है, 5 गुणे 13, और 170 का गुणनफल रूप क्या मिला है, 3 गुणे 13, ठीक है। अब देखिए इसमें हम HCF निकालना है, इसलिए हम जोड़ा प्राप्त करेंगे। 5 इसमें है क्या, 5 इसमें है नहीं, कॉमन ढूंढे। 13 इसमें है क्या, 13 इसमें है, हाँ 13 मिल गया, यहाँ पर है। 3 इसमें है क्या, 3 इसमें है नहीं, छोड़ दिया है, तो बस क्या मिला है, 13 और 13, तो 13 इसका HCF हो गया, किसका, 65 कमा 170 बराबर 13। तो इसका मतलब सबसे बड़ी संख्या क्या है, 13 है। देखिए पहला विकल्प ये आपके पास मिल गया, सही है, न 65 होगा, न 875 होगा, न 1750 होगा, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या मिल जाएगा, 13। अब इसमें भाग देंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा, 5 आ रहा है, भाग देकर देख लीजिए, सबसे बड़ी संख्या 13 ना, तो 70 में 13 से भाग दीजिए, 13 5 65, तो कितना प्राप्त होता, 5 शेषफल प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब 125 में 13 से भाग दीजिए, ठीक है, 13 अट्ठे 104, 13 अट्ठे 104, 13 नवा 170, 9 बार में जाएगा 170, घटाएंगे इसको तो कितना आएगा, 15 में 7 गया 8, ये पूरा कट गया, ठीक है। तो देखिए 8 शेषफल प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ, कह रहा 5 और 8 शेषफल प्राप्त होता है, तो 5 और 8 शेषफल प्राप्त हो गया, ठीक है ना। 13 नवा 170 में 15 में से 7 गया 8 बच गया, और यहाँ देखेंगे तो 10 में से 5 गया 5 बचेगा, 6 में से 6 गया कुछ नहीं, तो 5 और 8 शेषफल प्राप्त होता है, तो इसलिए आपका 13 ये वाला विकल्प आपका सही है, ठीक है। इसके बाद कह रहा है अगला प्रश्न, यदि दो धनात्मक पूर्णांकों a और b को a बराबर x क्यूब वाई स्क्वायर और b बराबर x y पर 3 घात के रूप में व्यक्त किया जाए, जहां x और y अभाज्य संख्याएं हैं, तो HCF a और b का क्या होगा। हमें HCF बताना है कि a और b का HCF क्या होगा। तो यहां पर ध्यान दीजिए बाबू आप सब, a बराबर क्या दिया आपके पास, a बराबर क्या दिया है, x के पावर 3 घात y के पावर 2 घात, तो x के पावर 3 घात y के पावर 2 घात, तो a बराबर आप इसको लिख सकते हैं, x को कितनी बार लिख सकते हैं, चलिए पहले b बराबर भी लिख लिया जाए। b बराबर क्या दिया है, x y पर 3 घात, देखिए b बराबर x y पर 3 घात यहाँ पर दिया है। अब ध्यान दीजिएगा a बराबर आप क्या लिख सकते हैं, a बराबर x के पावर 3 घात y पर 2 घात दिया, तो x पे 3 घात, इसका मतलब 3 बार इसको लिख सकते हैं x को, ठीक है। y पर 2 घात दिया तो y को हम 2 बार लिख सकते हैं, कोई डाउट। यहाँ पर ध्यान दीजिए b बराबर क्या दिया है, b बराबर x से कई बार ध्यान दीजिए, y पर 3 घात है तो y को हम 3 बार लिख सकते हैं, ठीक है। अब इनमें कॉमन ढूंढिए, क्योंकि HCF निकालना है आपको, HCF किसका, a कमा b का। देखिए x इसमें है, ये आपके पास x मिल गया एक, और x यहाँ पर और कहीं x है नहीं, इन दोनों के x का नहीं मिल रहा है तो उसको छोड़ दिया जाए। y यहाँ पर है, y यहाँ पर है, एक y मिल गया, एक y और है,
देखिए एक y और मिल गया, और इस y का कहीं जोड़ा अब नहीं मिल रहा है, तो इसको गुणा करा दीजिए, x y और y, तो y पर 2 घात लिख सकते हैं ना, y पर 2 घात, इसका मतलब x y पर 2 घात, x y पर 2 घात, ये दूसरा विकल्प आपका क्या है, सही है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, कह रहा है यदि दो धनात्मक पूर्णांकों p तथा q को p बराबर a b स्क्वायर और q बराबर a q b के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां a और b अभाज्य संख्या है, तो एलसीएम इसका ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एलसीएम। तो पहले जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। p बराबर क्या दिया गया है, a b स्क्वायर, और q बराबर क्या दिया गया है, a q b। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको p बराबर a b गुणे b लिख सकते हैं, इसको b गुणे लिख सकते हैं, b पर 2 घात है, 2 बार इसको लिख सकते हैं। q बराबर क्या दिया है, a पर कितना घात है, 3, तो a को 3 बार लिख सकते हैं, और b। ठीक है, तो इसका एलसीएम ज्ञात करना है, एलसीएम किसका, p, q का, इसका एलसीएम हमें बताना है। देखिए एलसीएम निकालने के लिए जो कॉमन मिल रहा है उसको पहले लिख लीजिए, और जिसका कॉमन नहीं मिलेगा उसका भी गुणा करके लिख दिया जाता है। तो a इसमें भी है, a इसमें है, तो a कॉमन मिल गया। अब देखिए a इसमें है और इसमें कहीं है नहीं है, तो इसको भी आपको लिख लिया जाए। ठीक है, b इसमें है, b इसमें है, तो एक b मिल गया, b, और इस b का नहीं मिल रहा तो इसको भी हम एलसीएम में लिख लेते हैं। एलसीएम में हम पूरे को लिख लेते हैं। a पर कितनी घात हो जाएगा, 1 2 3, तो a पर 3 घात लिख सकते हैं, गुणा 1 b और 2 b, तो b पर कितना हो गया, 2 घात, यहाँ से हटा दीजिए इसको गुणा का चिन्ह, तो a पर 3 घात b पर 2 घात, a पर 3 घात b पर 2 घात, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, a पर 3 घात b पर 2 घात, ये तीसरा विकल्प आपके पास क्या है, सही है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया। चलते हैं अगले प्रश्न पर, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 13, 14 और 15, ठीक है, इनको भी हल कर लिया जाए। कह रहा है एक शून्येतर मतलब शून्य को छोड़कर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। कह रहा है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल मतलब गुणा क्या होता है, सदैव अपरिमेय संख्या, सदैव परिमेय संख्या, परिमेय या अपरिमेय या एक। ठीक है ना, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। इसके पहले मैंने बताया था कि जब एक परिमेय हो दूसरा अपरिमेय हो, तो जब एक परिमेय और दूसरा अपरिमेय से गुणा करते हैं तो सदैव आपके अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। तो इसमें कौन सा विकल्प सही है आपका, पहला विकल्प, यानी सदैव अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। ठीक है, सदैव अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। कह रहा है एक से, अगला प्रश्न है, 1 से 10 तक की संख्याओं दोनों सम्मिलित हैं में से सभी संख्याओं से विभाज्य न्यूनतम संख्या है। कह रहा है 1 से 10 तक की विभाज्य न्यूनतम संख्या बताना है। तो यहाँ पर देखिए एक कीवर्ड आया है न्यूनतम संख्या। इसके पहले हमने बताया था कि जहाँ पर न्यूनतम संख्या पूछा जाए वहाँ पर हम एलसीएम निकालते हैं, जहाँ पर अधिकतम संख्या पूछा जाए वहाँ पर हम एचसीएम निकालते हैं। ठीक है ना, या बड़ी संख्या पूछा जाए, अधिकतम संख्या पूछा जाए या बड़ी संख्या पूछा जाए, एचसीएम निकालते हैं, या न्यूनतम संख्या पूछा जाए या सबसे छोटी संख्या पूछा जाए तब वहाँ पर एलसीएम निकालते हैं। इस बात को ध्यान दीजिए। तो यानी क्या करना है, 1 से 10 तक संख्याओं का क्या निकाल देना है, एलसीएम निकाल देना है। जो आएगा वही आपका पास आंसर होगा। ठीक है, तो 1 से 10 तक संख्याओं का हम एलसीएम निकाल देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, इसका एलसीएम निकालते हैं तो 2 से पहले काटें, एक बार में 3 2 फिर 5 3 7, इसका क्या आ जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, फिर 9, ये 5 आ जाएगा। ठीक है, फिर 2 से काटें, 1 आ गया 3 1 फिर 5 3 7 2 9 और 5 आ गया। फिर 2 से काटे तो 1 आ गया 3 आ गया 1 आ गया 5 आ गया 3 आ गया 7 आ गया 1 आ गया 9 आ गया और 5 आ गया।
ठीक है। अब देखिए कोई भी सम संख्या नहीं है तो आप 3 से काटें, एक आ गया, एक आ गया, 3 एक का नाम 3, 1 5 फिर 1 7 फिर 1 3 फिर 5, ठीक है। फिर 3 से काटें, एक आ गया, 1 1 1 5 1 7 1 फिर 1 आ गया, फिर 5 आ गया, ठीक है। आप 5 से काटें, 1 1 1 1 1 1 7 1 1 फिर 1। अब 7 से काटें तो एक सब एक बार में आ गया, एक। अब इन सब का क्या कर देना है, एचसीएम निकालना है, तो इन सब सभी का आपस में गुणा कर दीजिए। कितनी बार 2 है, 3 बार, तो 3 बार 2 लिखें। अब कितना बार 3 है, 2 बार 3 है, 2 बार 3 लिखें। कितनी बार 5 है तो 1 बार, और कितनी बार 7 है तो 1 बार। इन तीनों का आपस में गुणा कर दिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो गया, 3 तिरिका 9 हो गया, 7 पचे 35 हो गया, ठीक है। गुणा कर दीजिए, 9 पचे 45 का 5 हासिल 4, 9 3 27 27 4 31, फिर 8 से गुणा कर दिए, 8 पचे 40, 8 का नाम 8, 8 4 12 2 हासिल 1, 8 3 24 24 1 25, यानी कि 25 20 मेरा आंसर है। ऐसे अब कितना आएगा, 25 20। ये आपका विकल्प चौथा सही है, ठीक है। अब कह रहा है सबसे छोटी संयुक्त संख्या, संयुक्त संख्या सबसे छोटी और सबसे बड़ी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी क्या है, अभाज्य संख्या। और कि एचसीएफ कि क्या बताना है, एचसीएफ का अनुपात उनके एलसीएम से है। कह रहा है कि संयुक्त संख्या और छोटी संख्या का एचसीएफ का अनुपात एलसीएम से कितना आएगा, ये हमें बताना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, पहले संयुक्त संख्या समझ लेते हैं। संयुक्त संख्या क्या है, संयुक्त संख्या क्या है, संयुक्त संख्या किसे कहते हैं, संयुक्त संख्या क्या है, इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए, एक होता है संयुक्त संख्या, दूसरा है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या है, तो ध्यान दीजिएगा। अब पहले अभाज्य संख्या को समझते हैं। ऐसी संख्या जो खुद से कटे और किसी भी अंक से न कटे, वह अभाज्य संख्या कहलाता है। जो खुद से कटे और किसी भी अंक से न कटे, वह आपके पास क्या है, अभाज्य संख्या। और ऐसी संख्या जो खुद से कटे और अन्य संख्याओं से भी कट जाए, वो कहलाता है संयुक्त संख्या, ठीक है ना। इधर पर ध्यान दीजिएगा, ऐसी संख्या जो खुद से कटे और किसी भी अंक से न कटे, वो आपका कहलाता है अभाज्य संख्या। और ऐसी संख्या जो खुद से कटे और अन्य संख्याओं से भी कटे, वो कहलाता है संयुक्त संख्या। तो अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, फिर उसके बाद 3 4, 4 क्या होगा, संयुक्त होगा कि अभाज्य संख्या होगा, 4 संयुक्त संख्या होगा, क्योंकि खुद से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा, ठीक है। उसके बाद 5 अभाज्य संख्या, 6 संयुक्त संख्या, 7 अभाज्य संख्या, 8 संयुक्त संख्या, ऐसे चलता चला जाएगा। तो यहां से देखेंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2, और सबसे छोटी संयुक्त संख्या क्या है, 4। तो इन्हीं संख्याओं को हमें रखना है, सबसे छोटी संयुक्त संख्या 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। इनका क्या निकालना है, एचसीएफ का अनुपात उनके एलसीएम से बताना है। तो इसका एचसीएफ निकाल लेना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड किया जाए। तो यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 4 का 2 से काटे, 2 दूना 4, 2 1 आ गया। अब 2 का गुणनखंड करें, 2 2 बार में कटा 1 आ गया, ठीक है। इसका एचसीएफ आ गया, यहां पर देख लिया जाए इसका। अगर इन संख्याओं का 4 का गुणनफल रूप देखेंगे तो कितना आएगा, 2 गुणे 2, और 2 का गुणनफल रूप देखेंगे तो कितना आएगा, 2 गुणे 1, यहां भी 1 कर सकते हैं। अगर एचसीएफ निकाला जाए 4 और 2 का, तो कितना आएगा, देखिए 2 इसमें कॉमन है, कॉमन एचसीएफ में कॉमन हो जाता है, 2 इसमें है और 2 इसमें, 2 कॉमन हो गया, 2 इसमें क्या, 2 इसमें है नहीं, तो बस एचसीएफ कितना आ गया 2। एलसीएम की बात किया जाए, 4 का मान 2 का, तो देखिए 2 इसमें है, 2 को रख लिया जाए, और जिसका कॉमन नहीं मिला है उसका भी आपस में गुणा कर दिया जाए, तो 2 दूना 4, ठीक है। अब इसका क्या बताना है, एचसीएफ का अनुपात एलसीएम से बताना है। तो एचसीएफ
एसीएम बटे एलसीएम। तो एसीएम कितना आया है 2 बटे एलसीएम कितना है 4। इसको काटेंगे तो कितना आएगा 1/2। अगर इसका अनुपात निकालेंगे तो 1/2 आएगा। ठीक है, 1/2 कितना आएगा 2 आएगा। तो कौन सा विकल्प सही है 1/2। देखिए पहला विकल्प आपके पास मिल गया तो ये आपका सही है। ठीक है, 1/2। यहाँ पर 1/2 क्या लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको समझ में आया है। यदि आपको प्रश्न समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।